अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम गुल। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इसके अलावा क्वांटिटेटिव के पोर्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये है प्रोपोर्शन का टॉपिक। आज हमने प्रोपोर्शन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है, जिनमें मीन्स और एक्सट्रीम्स को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, जिनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रोपोर्शन को हम डिनोट करते हैं सिंबल के साथ। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है? द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशियोज अगर इक्वल हैं तो उनका जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो, आपको दिया हुआ है 2:3, दरम्यान में प्रोपोर्शन का साइन है, और फिर आपको 4:6 दिया हुआ है। अब ये दोनों जो रेशियोज हैं, इनमें प्रोपोर्शन का साइन क्यों है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि दो रेशियोज इक्वल हैं, यानी कि 2:3 और 4:6 ये आपस में इक्वल है, इसीलिए इस रिलेशन को हम कहते हैं प्रोपोर्शन है। यानी जो 2 का 3 के साथ रिलेशन है वही 4 का 6 के साथ रिलेशन है, दोनों का रिलेशन सेम है, इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ये आपस में प्रोपोर्शन में है। अगर आप इसे ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप देखो, ये आपके पास 2:3 है और आपके पास, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2/3। अब ये प्रोपोर्शन में है, आप ये लिख सकते हो 4/6। अगर आप 4/6 को सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपके पास 2 पे आप इसे कटिंग करो तो आपके पास 2/3 आ जाएगा, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस रिलेशन को हम कहेंगे कि ये आपस में प्रोपोर्शन में है। अब आप देखो कि हम अगर इस तरह से लिखते हैं, A:B प्रोपोर्शन C:D। इसमें ये जो ए और डी हैं, यानी कि जो कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं ना, जो कॉर्नर पोजीशन पे होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हैं एक्सट्रीम्स। तो ये हमारे पास हैं एक्सट्रीम्स, और ये जो हमारे पास सेंटर में होते हैं ना, बी और सी की जगह पे, बी और सी जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो आपके पास मीन्स हैं। यानी ए और डी जो भी कॉर्नर में होंगे उन्हें हमने कहना है ये एक्सट्रीम्स हैं, और जो हमारे पास सेंटर में होंगे उनको हमने कहना है ये मीन्स हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट रूल को आपने याद रखना है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब आप देखो, एक्सट्रीम्स आपके पास क्या है, ए और डी है ना, इस केस में ए और डी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब जो एक्सट्रीम्स है उनका प्रोडक्ट कर लो। ए और डी का प्रोडक्ट इक्वल होगा मीन्स के प्रोडक्ट्स के साथ, यानी बी और सी के प्रोडक्ट के इक्वल है, क्योंकि बी और सी है हमारे पास मीन्स। अब इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है? अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए, इफ 12:x proportion x:3 फाइंड x। अब आपने x को फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखो, आपको जैसे मैंने बताया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या है, 12 × 3, क्योंकि ये एक्सट्रीम पे है ना, ये कॉर्नर पे है, और मीन्स यानी x × x। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास आएगा 36, और या x × x आपके पास हो जाएगा x²।
यानी x जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 6 में x का आंसर आ जाएगा। इस तरह आप इस रूल के थ्रू आप x को फाइंड कर लोगे। सिंपल आपने यहाँ पर x का स्क्वायर रूट लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। लाइक प्रोपोर्शन की आगे टाइप्स हमारे पास होती हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम इनवर्स प्रोपोर्शन भी लिख देते हैं। अगर आपको कहीं पे इनवर्स प्रोपोर्शन इसकी जगह यूज किया होगा, बट तो ये सेम है। और इसके अलावा अब हमने करना है कंपाउंड प्रोपोर्शन। सो हम अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे हम आते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? प्रोपोर्शन बिटवीन टू क्वांटिटीज is such that if one quantity increases, other quantity also increases. Or if one quantity decreases, other also decreases. अब आप देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, अब उनका रिलेशन इस तरह से है कि अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो तो दूसरी क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज होती है, और अगर आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हो तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसे कैसे समझते हैं? आप सपोज आप एक शॉप पे एप्पल बाय करने गए हो। अगर आप एप्पल खरीद रहे हो तो आप ऑब्वियसली उन्हें पैसे भी दोगे। अगर आप 5 kg एप्पल खरीद रहे हो और आप एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है। अगर आप 1 kg एप्पल ले रहे हो तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप 5 kg, अगर आप ज्यादा एप्पल खरीद रहे हो, 5 kg खरीद रहे हो, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। वही अगर आप 1 kg खरीद रहे हो, 1 kg ले रहे हो, तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। तो इनका रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है कि आप एक क्वांटिटी इंक्रीज करते हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हो, यानी एप्पल आप कम खरीदते हो, तो कम पैसे देने पड़ रहे हैं। यानी एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज्यादा हो रही है। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। आप ऐसे देख लो, आप ये तो आपने सुना ही होगा, अगर बारिश ज्यादा आती है तो पानी ज्यादा आता है, अगर बारिश कम आती है तो पानी कम आता है। तो ये क्या रिलेशन है इनका आपस में? डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ज्यादा पानी आएगा, जितनी कम बारिश होगी उतना कम पानी आएगा। एक चीज बढ़ रही है, बारिश बढ़ रही है तो पानी भी बढ़ रहा है, बारिश कम हो रही है तो पानी भी कम हो रहा है। तो इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अब इस एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे उसको लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन है 35 kg ऑफ, आप ग्रेप्स बाय कर रहे हो, कॉस्ट 28 rupees। हाउ मैनी kg of grapes can be bought for rupees 16? ठीक है। अब वो आपको कहता है कि आपने 35 kg ग्रेप्स खरीदे हैं तो आपके वो 28 रुपए के आ रहे हैं, 28 rupees के।
अगर आप 16 रुपीज के खरीदते हो तो कितने ग्रेप्स आपको मिलेंगे? आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको, आपने उसको लिख लेना है। वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है क्या रिलेशन है वो बाद में देखना है। पहले मैंने ग्रेप्स लिख दिया, साथ मैंने रुपीज लिख दिया। ठीक है, अब जो भी आपको जिस चीज का भी रिलेशन दिया होगा, लाइक यहाँ पर ग्रेप्स थे, मैं यहाँ केजी भी लिख सकती हूँ, रुपीज भी लिख सकती हूँ। मैंने ग्रेप्स लिख दिए, रुपीज लिख दिया, आपकी अपनी हेल्प के लिए होता है। अब मैंने यहाँ लिखा कि 35 केजी ग्रेप्स हैं और वो हैं 28 रुपीज के। और अगर मैं 16 रुपीज के लेती हूँ तो कितने केजी आते हैं मुझे नहीं पता, उसकी जगह कोई भी वेरिएबल रख दो। मैंने एक्स लिख दिया, वाई लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। अब सबसे पहले तो हमने क्या चीज देखनी होती है कि इनका रिलेशन क्या आपस में। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि 28 से 16 कम हो रहा है, और इस तरह करके वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। आपने मेन चीज देखनी है, जैसे हमारे पास ग्रेप्स है और रुपीज है, आपने इनको आपस में कंपेयर करना है कि अगर आप ज्यादा ग्रेप्स खरीदते हो तो रुपीज पे क्या इफेक्ट आता है, आपने ये देखना है। अगर आप ज्यादा ग्रेप्स लोगे, ज्यादा केजी ग्रेप्स के लोगे, तो आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। अगर आप कम खरीदोगे तो आपको कम पैसे देने होंगे। यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। इसका मतलब इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जहां पर भी एक्स आपको दिया होगा वहां टेल आनी चाहिए, दूसरी तरफ आप हेड कर दो सॉल्व करने के लिए। अगर सेम, अगर आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है, यानी एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो आपने एरो की डायरेक्शन सेम लिखनी है। तो आपने इसकी भी अपवर्ड डायरेक्शन रख दो एरो की। फिर आपने, अब इसको हम टू मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेथड 1 करवाती हूँ जो कि बहुत आसान है। सिंपल, जब भी डायरेक्ट आपके पास प्रोपोर्शन है तो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक यहाँ आपने 35 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, और आपने x को 28 से मल्टीप्लाई कर देना है। x को 28 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 35 को आपने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। दरमियान में इक्वल का साइन लगा देना है, कोई आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना। बस अब x को एक साइड पे रख दो और बाकी सारी वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसे कटिंग वगैरह करोगे तो आपके पास 20 आंसर आएगा। यानी कि 20 आप केजी ग्रेप्स के खरीद सकते हो 16 रुपीज में, जो आपने फाइंड करना था। तो इस तरह आपके पास 20 केजी, क्योंकि हमने ग्रेप्स फाइंड करने थे ना, तो वो केजी में है, इस वजह से केजी आप यूनिट लगा दो साथ। तो 20 केजी आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप दूसरे मेथड से करते हो तो वो आपने कैसे करना है, उसमें आपने क्या करना है, जो जहां पर भी आपकी टेल आ रही होगी ना, उसको आपने ऊपर लिखना है। यानी x के साथ टेल है तो x को ऊपर लिखना है। डिवीजन में आप 35 को लिख दो, ये रेशियो में 35। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी टेल इसके साथ है हेड, ये एरो की, तो ये 16 आ गया। और हेड के साथ क्या है, 28 है, तो डिवीजन में 28 लिख देंगे। अब आपने फिर सिंप्लीफाई करना है, सेम आंसर आपके पास आएगा। आपको जो मेथड इजी लग रहा है आप उसको फॉलो कर लो और उसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। लेकिन एक ही मेथड रखना है, दो नहीं रखना। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं प्रोपोर्शन बिटवीन टू क्वांटिटीज such that if one quantity increases, other quantity decreases. जैसे मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बताया था कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। इसमें क्या है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। अब हम इसे ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सपोज आप एक घर जो है वो बनवा रहे हो, ठीक है,
अगर आप 2 वर्कर्स रखते हो, ठीक है, 2 मजदूर हैं और वो आपके पास 2 मंथ ले रहे हैं घर बनाने में। अब वो 2 माह में घर बना रहे हैं, अगर आप उसकी जगह 50 वर्कर रख लेते हो, तो घर क्या 2 मंथ में बनेगा? नहीं, जल्दी बन जाएगा। वो सपोज करो कि वो 5 डेज में बन रहा है, वही घर जो है वो आपका 5 दिन में बन रहा है। अब 2 वर्कर थे तो आपको ज़्यादा वक़्त लग रहा था। अगर आपने ज़्यादा वर्कर कर लिए हैं तो आपके पास कम टाइम लग रहा है, ठीक है? अगर आप वर्कर्स को बढ़ा रहे हो, तो डेज़ आपके पास क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। अगर वर्कर्स को आप कम कर रहे हो, 50 की बजाय 2 वर्कर आप रख रहे हो, ठीक है, 2 वर्कर्स हो रहे हैं, 50 की बजाय कम हो रहे हैं, तो दिन ज़्यादा लगेंगे। वही जो 2 मज़दूर हैं, सपोज़ वो एक दिन में 2-3 दीवारें बना रहे हैं, अब 50 मज़दूर हैं, वो कई कमरे बना लेंगे, तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। 2 मज़दूर थे तो 2 महीने लग रहे हैं और आप 50 वर्कर रख रहे हो, ज़्यादा वर्कर लेकर आ रहे हो, तो आपको 5 दिनों में आपका काम हो रहा है। तो ये क्या रिलेशन है? ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, इसी को इनवर्स रिलेशन कहते हैं कि एक क्वांटिटी आपकी जो है वो बढ़ रही है, तो दूसरी क्वांटिटी आपके पास कम हो रही हो। जैसे कि वर्कर बढ़ाएंगे तो दिन कम होंगे, अगर वर्कर को हम कम करेंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन आता है 8 men can do a work in 2 days, 4 men can complete the same job in how many days? अब आप देखो, वो कहता है कि 8 आदमी हैं और 2 दिन लगा रहे हैं। अब अगर 4 आदमी होंगे तो वो कितने दिन लगाएंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को लिख लेना है। क्वांटिटेटिव में आपको कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन लग रही हो ना कि समझ नहीं आई, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, तो आपने हमेशा उसे सिंप्लीफाई करके एक दफा लिखना है इन्फॉर्मेशन को, फिर आपको ज्यादा चांसेस है कि समझ आ जाए। अब देखो, आपने मैन है और दूसरी हम किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, जिनको भी कंपेयर करना है उनको आपने हेडिंग में लिख लेना है एक दफा। अब 8 आदमी, 8 मैन कैन डू अ वर्क इन 2 days। अब वो कहता है 4 आदमी कितने दिन ले रहे हैं, हमने ये फाइंड करना है, तो जो भी फाइंड करना है उसको आप कोई वेरिएबल रख दो, एक्स हम कह देंगे उसको। हमने सबसे पहले क्या देखना है? हमने सबसे पहले देखना है इनका रिलेशन, मैन का और डेज का। इनका नहीं देखना, आप इसको देखोगे, मैन को और डेज को। वही सेम बात है कि अगर आपके पास आदमी ज्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे काम खत्म होने में। अगर आदमी कम आप हायर करते हो कोई काम खत्म करने के लिए, तो वो ज्यादा टाइम लेंगे, वो ज्यादा देर लगेगी काम खत्म होने के लिए। तो ये रिलेशन क्या है आपके पास? जब एक क्वांटिटी बढ़ रही हो और दूसरी कम हो रही हो, इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये। अब आपने यही एरो उसी तरह अपवर्ड लगाया है, जहां पर एक्स था वेरिएबल था, उसके साथ टेल आई है। अब दूसरा एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो हमने सेम डायरेक्शन रखनी थी, इनवर्स प्रोपोर्शन में आपने ऑपोजिट डायरेक्शन रखनी है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हमने रख ली है। अब इसमें हमारे पास 2 मेथड हैं जिनके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1 पे हम चलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट के केस में, डायरेक्ट के केस में मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये आपके पास इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में आपने क्या करना है, आपने जो भी सामने होगा ना, लाइक 8 के सामने 2 है, तो आपने 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 के सामने क्या x है, तो आपने 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
अब इसी तरह मैंने किया, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दरम्यान में इक्वल का साइन आ गया। x को एक साइड पे रख लेंगे, 8 इंटू 2 डिवीजन में 4 आ गया। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह आपके पास 4 आंसर आ गया। अब मेथड 2 आपके पास क्या है? मेथड 2 पे हम चलते हैं। अब जहां पर टेल होगी वो ऊपर आएगा और जो हेड वाला है वो डिवीजन में नीचे चला जाएगा। यहाँ पर टेल 8 के साथ है तो 8 ऊपर आएगा और हेड जो है वो वाली वैल्यू नीचे, वो वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 8 डिवीजन में 4 मल्टीप्लाई बाय 2। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आपके पास सेम आएगा दोनों मेथड से। जो भी मेथड आपको आसान लग रहा है, कोई सा भी एक मेथड आपने फॉलो कर लेना है ताकि आप गलत ना करो, एक से ही प्रैक्टिस करते रहो बार बार। अब हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कर लिए, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कर लिए हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देन हम कंपाउंड प्रोपोर्शन को करेंगे। अब सपोज अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, इफ अ पंप raises 600 liters of water in 45 minutes, how much water it will raise in 1 hour? अब आप देखो, आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक पंप है, वो 600 लीटर्स ऑफ वाटर को रेज करता है 45 मिनट्स में। वो कहता है कितना पानी वो रेज करेगा 1 आवर में। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपने सबसे पहले क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को लिख लेना है। ये हमने लिखा, हमारे पास वाटर दिया गया है जिसका भी रिलेशन है और हमें टाइम दिया गया है और टाइम भी हमें मिनट्स में दिया गया है। ठीक है, अब आप देखो, वो कहता है कि पंप रेज करता है 600 लीटर ऑफ वाटर 45 मिनट्स में। अब वो कहता है कितना पानी, तो हम x लिख देंगे, वो रेज करता है 1 आवर में। अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जैसे रेशो में मैंने आपको बताया था कि आपका यूनिट का सेम होना जरूरी होता है, कि यूनिट आपका रेशो में सेम होते हैं। ये भी रेशो की तरह की रेशो है, टाइम की रेशो है। तो ये आपके पास 45 मिनट है, ये 1 आवर है, आपने यूनिट को सेम करना है। तो आपने या तो मिनट को और में ले जाओ या तो और को मिनट में ले जाओ। अब जैसा कि आपको पता है कि 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं, तो हम लिख देंगे 60 मिनट्स। अब दूसरी चीज हमने क्या करनी है, हमने फाइंड करना है कि इनका रिलेशन क्या है, क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्या रिलेशन है। पानी है और टाइम है। अब हमारे पास अगर देखो कि पंप रेस कर रहा है ना पानी को, अगर आपका जो पंप है वो ज्यादा पानी उसने रेस करना है, यानी पानी ज्यादा कर देंगे, तो उसे टाइम भी ज्यादा लगेगा रेस करने में। ठीक है, अगर पानी कम है हमारे पास तो कम टाइम लगेगा रेस करने में। तो एक चीज आप बढ़ा रहे हो, दूसरी चीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। पानी आप बढ़ाते हो तो टाइम भी आपको ज्यादा लगता है उसको करने में। जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा पंप टाइम लेगा उसको रेस करने में, और जितना ही उसके पास थोड़ा सा पानी है वो थोड़े से टाइम में जल्दी से उसे रेस कर देगा और उसका काम खत्म। लेकिन अगर पानी ज्यादा है तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा इतना पानी रेस करने में। तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, सेम डायरेक्शन में एरो लगाना है। एक्स के साथ मैंने टेल रखी है और हेड ऊपर अपर डायरेक्शन में हमारे पास एरो आ गया है। फिर आपको पता है ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपने दूसरा एरो भी सेम डायरेक्शन में लगा दिया है। अब मैंने आपको बताया इसके मेथड कितने हैं, 2 मेथड है जिनके थ्रू हमने इसे सॉल्व करना है। अगर तो आपको ये प्रैक्टिस हो गई है कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है, तो वीडियो को आप पॉज करके पहले खुद सॉल्व कर लें, देन सॉल्यूशन देख लें।
अब आप देखो मेथड 1 क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से इज इक्वल टू 600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। x इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 60, डिवीजन में आ जाएगा 45। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 800। तो आपके पास इस तरह 800 लीटर जो है वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका यूनिट लीटर होगा ना, पानी लीटर में दिया गया। अगर हम इसको दूसरे मेथड के थ्रू करते हैं तो मैंने आपको बताया जहां टेल आएगी उसको आपने ऊपर रखना है, जहां हेड होगा उसको नीचे रखना है। अब टेल के साथ 60 है और हेड के साथ 45 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सेम आपके पास आंसर आएगा 800। इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 10 पाइप्स of same type fill a tank in 24 minutes. If two pipes are out of order, out of order कहते हैं खराब हो जाना, how long will the remaining pipes fill the tank? अब आपने कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। आपको क्वेश्चन में वो कहता है कि 10 पाइप हैं और वो एक टैंक को फिल कर रहे हैं और 24 मिनट्स लगा रहे हैं। अगर 2 पाइप उन पाइप्स में से खराब हो गए हैं, अगर आपके पास 2 पाइप जो हैं वो खराब हो गए अंदर से, 10 में से 2 खराब हो गए, यानी 8 जो है वो पाइप, वो कितना टाइम लेंगे उसको फिल करने में? सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, आपने लिखना है जिसका रिलेशन है। सबसे पहले पाइप्स हैं और हमारे पास टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, क्योंकि टैंक हमारे पास एक ही है। तो आपके पास जो 10 पाइप्स हैं वो 24 मिनट्स ले रहे हैं। तो वो कहता है कि 2 पाइप खराब हो गए यानी 8 पाइप बचे, वो कितना टाइम लेंगे? अब सबसे पहले हमने इसका रिलेशन फाइंड करना है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है या क्या है। अब आप देखो कि आपके पास सपोज एक टैंक है और आपने उसको फिल करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक पाइप लगा हुआ है, एक पाइप से पानी आ रहा है और वो टैंक फिल हो रहा है, उसकी बजाय आपके पास ज्यादा सारे पाइप हैं जिसमें से पानी आ रहा है, ठीक है। अब जब ज्यादा सारे पाइप हैं तो ज्यादा सारा पानी आ रहा होगा, इससे टैंक क्या होगा, जल्दी फिल हो जाएगा। जितने ज्यादा पाइप होंगे हमारे पास उतना जल्दी फिल हो जाएगा, उतना कम टाइम लगेगा। और जितने कम पाइप होंगे, यानी एक पाइप है तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा पाइप है तो हमें कम टाइम लगेगा। इस तरह हमारे पास पाइप आप ज्यादा कर रहे हो, अगर पाइप आप ज्यादा कर रहे हो तो आपको टाइम कम लग रहा है। तो ये आपके पास क्या रिलेशन है, ये आपके पास इनडायरेक्ट रिलेशन है, इसे कहेंगे इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया, आपने जहां एक्स होगा वहां टेल बना देनी है और दूसरी तरफ हेड चला जाएगा, ऊपर चला गया एक एरो। अब ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जैसे डायरेक्ट में आपके पास एरो की डायरेक्शन सेम थी, इनडायरेक्ट में डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। हमारे पास 2 मेथड्स हैं, मेथड 1 है और मेथड 2 है। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर आपके पास डायरेक्ट होगा तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया है।
अगर आपके पास इनडायरेक्ट होगा तो आपने ये फ्रंट पे मल्टीप्लाई कर देना होता है जिसके सामने जो है, लाइक 10 इंटू 24 हो जाएगा और 8 इंटू एक्स हो जाएगा। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल आप 8 पे कटिंग कर लो तो आपके पास 30 आंसर आ जाएगा, यानी 30 मिनट्स आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अगर दूसरा मेथड यूज करते हो तो यहाँ पर टेल के साथ x है डिवाइड बाय 24, इधर टेल के साथ 10 है, 10 डिवाइड बाय 8। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास क्या आंसर आता है, 30। इस तरह आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है आपके पास, द कॉस्ट ऑफ 5 chairs is rupees 2000. The cost of 12 chair will be। अब आपको उसने क्वेश्चन में बता दिया कि 5 चेयर्स हैं वो 2000 की हैं, तो 12 चेयर्स हैं वो कितने की होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4000, बी है आपके पास 4200, सी है 4500 और डी है 4800। अब आपने इसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको समझ आ गई है तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद आंसर दें मुझे। अब चेयर्स और किसका रिलेशन है, रुपीस का। वो कहता है 5 चेयर्स जो आपके पास हैं वो आपके पास कितने की हैं, 2000 की हैं। 12 चेयर है वो कितने की होंगी, उसकी जगह हमने एक्स लिख दिया है, ठीक है। अब इसका रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है। आप देखो अगर चेयर ज्यादा लेंगे तो हमें पैसे ज्यादा देने होंगे, अगर चेयर्स आप कम लोगे तो आपको पैसे कम देने होंगे। तो आपके पास क्या ये रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी सेम डायरेक्शन में एरो आएगा। अब आप देखो मैंने आपको जैसे बताया इसके कितने मेथड से सॉल्व करना है। आपके पास दो मेथड हैं, जो भी आसान लगता है आपने फॉलो कर लेना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप x को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 12 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 200 के साथ, 2000 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4800, ठीक है। मेथड 2 से अगर आप सॉल्व करते हो तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर टेल होगी उसको ऊपर रखना है और हेड वाले पोर्शन को नीचे रखना है। फिर टेल के साथ 12 है तो 12/5 हो गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सेम आपके पास आंसर आ जाएगा। यह आपके पास आ जाएगा 4800। 4800 लगेंगे अगर आपके पास 12 चेयर्स आपने बाय करनी होंगी। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें, डी वाला ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, a certain copy machine produce 13 copies every 10 seconds. If machine operates without interruption, how many copies will
It produce in an hour। अब वो आपको क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपके पास एक जो है वो कॉपी मशीन है और वो 13 कॉपीज बनाती है हर 10 सेकंड में, और मशीन जो है विदाउट इंटरप्शन वो चलती जा रही है, ठीक है, उसे कोई रोक नहीं रहा, 13 कॉपीज 10 सेकंड्स में बन रही हैं, तो कितनी कॉपीज बनेंगी एक आवर में। अब जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, आपने तभी देख लेना है कि आपको टाइम एक तो सेकंड में दिया हुआ है, एक आवर में दिया हुआ है, आपने यूनिट सेम रखना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास है कॉपीज और टाइम का रिलेशन। कॉपीज आपके पास कितनी है, 13 जो है वो कॉपीज वो आपके पास 10 सेकंड में बन रही हैं। वो कहता है कितनी कॉपीज बनेंगी एक आवर में। अब एक आवर में हमने सेकंड देखने हैं, क्योंकि ऊपर हमने सेकंड में लिया हुआ है तो नीचे भी सेकंड में आएगा, यूनिट सेम रहेगा रेशो की तरह। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1 आवर के अंदर एज वी नो 60 मिनट होते हैं। इस तरह आपके पास 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, और अगर आप एक आवर में सेकेंड्स को देखते हो तो वो 3600 होते हैं, 60 × 60, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर सेकेंड में लेना है तो आपके पास कितने आएंगे, 3600 सेकेंड्स आ जाएंगे। अब हमने रिलेशन देखना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब आप देखो, अगर आपने कॉपीज ज्यादा बनानी है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने एक कॉपी निकालनी थी, आपको 1 सेकंड लगा और आपने निकाल ली है, और अगर आपके पास थाउजेंड ऑफ कॉपीज आपने निकालनी है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। जितनी ज्यादा कॉपीज रखते हो उतना ज्यादा टाइम, जितनी कम कॉपीज रखते हो उतना कम टाइम। तो इनका आपस में क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। अब सम टाइम आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो आपको कहते हैं कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, तो आपको ऑप्शन में बता देंगे इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन या नन ऑफ दीज। तो आपने बताना होगा कि इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो इनवर्स होगा या इसका रिलेशन होगा इनडायरेक्ट। और अगर आपके पास दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हैं या फिर दोनों क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही हैं, तो आप इसको कहोगे ये आपके पास कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो इस तरह ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास सबसे पहले मेथड 1 है, देन मेथड हमारे पास 2 है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, मेथड 1 में डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 10, 13 इंटू 3600। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा, और x का आंसर आपके पास आएगा 46, और इस तरह सिंप्लीफाई करने से ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास कॉपीज हैं। और अगर दूसरे मेथड से करते हो तो x/13, वैसे ही 36/10, अगर आप x को एक साइड पे रखते हो सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4680। इस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन पे आते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन किससे कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं प्रोपोर्शन बिटवीन मोर देन टू क्वांटिटीज। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें हम दो क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे थे। अगर दो से ज्यादा क्वांटिटीज को हम करेंगे तो उसे कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेते हैं। 25 टेलर्स कैन मेक 35 ड्रेसेस इन वन डे। अब इसमें टेलर्स को, ड्रेसेस को, डेज को डिस्कस कर रहे हैं। हाउ मैनी dresses can 6 tailors make in 5 days?
तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इनको लिखना है। टेलर, जिस चीज को भी आपने फाइंड करना है ना, जैसे उसने बताया हुआ हाउ मेनी ड्रेसेस, यानी ड्रेसेस आपने फाइंड करना है, तो उसको आपने सेंटर में लिखना है। बाकी जो जो भी क्वांटिटीज होंगी उनको आपने साइड पे लिख देना है। और डेज, इनको कंपेयर करा है तो हमने इनको लिख दिया है। अब वो कहता है कि आपके पास 25 टेलर हैं, 35 ड्रेसेस हैं और 1 डे में बन रही हैं। इस तरह 6 टेलर्स हैं, हाउ मेनी ड्रेसेस हैं और 5 डेज में बन रही हैं। अब हमने सबसे पहले इनका रिलेशन फाइंड करना है। जो भी आप फाइंड कर रहे होगे ना, लाइक अब हम ड्रेसेस और टेलर्स का फाइंड करेंगे तो आपने डेज को नहीं देखना, डेज पे आप हाथ रख लो, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। अब आप देखो, वो कहता है कि जितने ज्यादा ड्रेसेस होंगे, आपके पास जितने ज्यादा ड्रेसेस हैं, आपको उतने ज्यादा टेलर चाहिए होंगे उस सीने के लिए। आपके पास सपोज एक ही दिन है, दिन तो कांस्टेंट है, थर्ड चीज जो भी होगी आपने उसे कांस्टेंट रखना है। तो जितने ज्यादा ड्रेसेस होंगे, अगर आपके पास 200 ड्रेसेस हैं तो आपको उतने टाइम में उसे स्टिच करवाना है, तो आपको ज्यादा टेलर चाहिए होंगे। ठीक है, तो यानी कि आप ड्रेसेस को बढ़ा रहे हो तो टेलर भी बढ़ेंगे। अगर ड्रेसेस को आप कम कर दो, आप ड्रेसेस को कम कर दो, आपके पास एक ड्रेस है तो आपको कम टेलर चाहिए होगा, आप एक से ही बनवा लोगे। तो इस तरह ये डायरेक्ट रिलेशन है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी के कम करने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। तो ये आपके पास कौन सा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब आपने सेम डायरेक्शन में एरो लगानी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ड्रेसेस और डेज को कंपेयर करना है। तो टेलर पे आपने हाथ रख लेना है, टेलर को नहीं आपने देखना। अब आप देखो, आपके पास टेलर तो कांस्टेंट है। अब जितने ज्यादा ड्रेसेस होंगे ना, आपको उतने ज्यादा दिन चाहिए होंगे उसको बनाने के। अगर ड्रेस कम होंगे तो आपको कम टाइम लगेगा उसको बनाने के लिए, यानी ड्रेसेस ज्यादा कर रहे हो तो दिन भी ज्यादा लग रहे हैं। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट रिलेशन हो तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहले आप यहाँ लिख दो x इंटू 25 और 6 इंटू 35। अब दूसरी साइड पे आप देखो, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। x इंटू 1 है, जहां पर भी x लिखा हुआ है उसके साथ इंटू 1 कर दो। और जहां पर भी अब यहाँ 35 लिखा हुआ है उसके साथ इंटू 5 कर दो, क्योंकि 35 ने 5 से मल्टीप्लाई होना था। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल। जब आप इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो आपके पास 42 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको दूसरे मेथड के थ्रू सॉल्व करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो इसको देखोगे। एरो के साथ, टेल के साथ x है तो x डिवाइड बाय 35, बाकी जो भी दो क्वांटिटीज होंगी वो आपने दूसरी साइड पे रखनी है। यहाँ टेल के साथ 6 है, 6 डिवाइड बाय 25, यहाँ टेल के साथ 5 है तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास उसी तरह आंसर 42 आएगा, सेम आंसर आएगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें इनमें तो दोनों का रिलेशन ही सेम है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हमारे पास हो के सेम रिलेशन ना हो, डायरेक्ट रिलेशन ना हो सबका, तो तब हमने कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन आता है इफ 30 men can eat 200 kg of wheat in 10 days, then 45 men can eat 400 kg wheat in how many days। हमने डेज फाइंड करने हैं। अगर हमने डेज फाइंड करनी है तो डेज वाली आपने सेंटर में बनानी है रेशो। अब आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आपने लिख लेना है मैन का रिलेशन है। वो कहता है 30 आदमी 200 केजी वीट 10 दिन में खा रहे हैं, तो 45 मैन 400 केजी ऑफ वीट कितने दिनों में खत्म करेंगे। अब आपको हाउ मेनी डेज की बात की गई है तो डेज तो आप सेंटर में लिखोगे। थर्ड चीज आपके पास वीट है, आप उसको एक साइड पे लिख लोगे। अब हमने सिंपल इनकी वैल्यू को पुट करना है। हमारे पास मैन कितने हैं, 30, यानी इनकी टर्म्स को 10 और 200। इसी तरह 45 मैन कितने दिनों में
400 kg ऑफ व्हीट को खाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे इनका रिलेशन क्या है। अब जैसा मैंने आपको बताया है, अभी हम मैन और डेज को देखेंगे तो आपने व्हीट को नहीं देखना। अब आप देखो, जितने ज्यादा आदमी होंगे आपके पास, जितने ज्यादा आदमी होंगे आपके पास, एक खाना फिक्स है, व्हीट आपके पास फिक्स है, जितने ज्यादा आदमी होंगे वो जल्दी खत्म कर लेंगे खाने को। हम खाने के साथ कंपेयर करें ना, खाना तो फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई बिरयानी की देग है, ठीक है, अगर बिरयानी की देग बनी हुई है और आपने 2 आदमी को दिया है कि ये खत्म करो, तो वो काफी टाइम लेंगे खाने में, और वही आप 200 आदमी वहां पर बिठा दोगे तो वो जल्दी से खत्म कर लेंगे। यानी कि अगर आदमी ज्यादा होंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, अगर आदमी आपके पास कम होंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्या रिलेशन है आपके पास? ये आपके पास रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कैसे उसे सॉल्व करना है। पहले हम दूसरा भी देख लेते हैं। अब मैन को आपने नहीं देखना, अब आपने वीट और डेज को देखना है। ठीक है, अब आप देखो, वो कहता है कि मैन तो कांस्टेंट है, अगर आपके पास वीट ज्यादा होगी, ज्यादा सारी आपके पास वीट है, तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको खत्म होने में, क्योंकि आदमी कांस्टेंट है। अब जितने ज्यादा आप वीट रखोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको खत्म होने में। तो ये क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वीट कम कर दोगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी, यानी एक चीज ज्यादा होने से दूसरी ज्यादा हो रही है, एक चीज कम होने से दूसरी कम हो रही है, तो इनका रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो, जहां पर आपको इनडायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है उसको उस तरह से सॉल्व करो। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? आपने सामने मल्टीप्लाई करना है, लाइक 30 के सामने 10 है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 के सामने x है तो x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर क्या आपके पास ये डायरेक्ट रिलेशन है इनका, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 के साथ 400 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई बाय 400 कर दो। x के साथ 200 को मल्टीप्लाई कर देना, x यहाँ पे है तो 200 को मल्टीप्लाई कर देना। अब जब आप इधर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, जो कि आपके पास आएगा 13.33 ऑलमोस्ट इस तरह। अगर आप इसे मेथड 2 से सॉल्व कर रहे हो, ये तो आपने एक मेथड रखा है ना, अगर आप इसको मेथड 2 से सॉल्व कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखो, x के साथ टेल है और ये तो 10 आ गया, बाकी दूसरी साइड पे चले जाएंगे, टेल के साथ क्या है 30, तो 30 डिवाइड बाय 45 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ टेल के साथ क्या है 400, 400 डिवाइड बाय 200 हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा। ठीक है, आपके पास आ जाएगा सेम वही आंसर। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।